तो हम लोग 12 तक क्वेश्चन पढ़ गए थे, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। सवाल को देखिएगा। हाँ चलिए, सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? अच्छा, सवाल को ध्यान से एक बार पढ़िए तो। सवाल में क्या बोला है? सहसंयोजक यौगिक जो है, इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? देखो, ये सवाल आसान तो है नहीं, जो जानेगा सहसंयोजक के बारे में वही निकाल पाएगा। हम कुछ फैक्ट्स आपको बता देते हैं, उससे ये सवाल निकल जाएगा आपको। लिखना चालू कीजिएगा आप लोग। सहसंयोजक यौगिक कार्बन बंध से बंधे होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा समझ है, हालांकि है तो 1000 एग्जाम्पल, लेकिन एक एग्जाम्पल बेहतरीन देते हैं आपको, जैसे मेथेन। इसका फॉर्मूला होता है CH4। अब इसको हम लोग जब बनाएंगे सहसंयोजक तो क्या करेंगे? कार्बन चारों तरफ से हाइड्रोजन से क्या है? बंधा हुआ है। तो इस प्रकार से जो जो तत्व बॉन्ड बनाएगा वो सब सहसंयोजक यौगिक के अंतर्गत आता है। अब दो चार सहसंयोजक के बारे में हम आपको बता देते हैं बात। पहला लिखिएगा आप लोग, यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का चालक होता है क्योंकि इसमें आयन्स नहीं होते। क्योंकि यह आयनित नहीं होता, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यह आयनित नहीं होते। पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि जब इसे जल या कोई अन्य पदार्थ में, जल या अन्य पदार्थ में डालेंगे तो यह ध्रुवीय अध्रुवीय अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। जबकि, तो थोड़ा सा मिटाते हैं, जबकि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलायक में अविलय होते हैं। क्या होते हैं? अविलय। ये सारे फैक्ट्स है। यहां से अब आपको क्या होगा? आंसर निकल जाएगा। आप सवाल को पढ़िए। ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। नहीं, उष्मा के कुचालक नहीं होते, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और कब होते हैं? जब इसमें आयंस नहीं होते हैं, यानी जब यह आयनित नहीं होता है। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से उप सहसंयोजक यौगिक बनता है, न कि सहसंयोजक यौगिक बनता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते, गलत। आयन बनाते हैं। क्या करते हैं? आयन बनाते हैं, ठीक ना? तो ये गलत। एक कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते, ये गलत। ये सही है। ये जो होते हैं कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं, ठीक ना? ये अध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं, जबकि ध्रुवीय विलायक में अविलय होते हैं। इसका एक कंसेप्ट था। कुछ बातें जो एक्स्ट्रा है जो अब अपने साथ आया है। एक ऑप्शन है मेथेन के बाद एक ऑप्शन एग्जाम्पल और ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या करते हैं? डॉक्टर सबको देखे होंगे, जब ऑपरेशन करता है तो मरीज को बेहोश करता है, तो मरीज को बेहोशी करने में क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। हाँ, बेहोशी में इसका उपयोग करते हैं। कहाँ? बेहोशी में। एक नया पेज लेते हैं, कुछ बातें बताते हैं मेथेन के बारे में आपको। ये है मेथेन। मेथेन CH4। साथियों, मेथेन कहाँ कहाँ होता है ये बता देते हैं पहले। एक कहाँ होगा? धान के खेत में। धान के खेत में मेथेन पाया जाता है।
दलदली क्षेत्र में यहाँ मीथेन पाया जाता है। आप जानवर को देखिए जुगाली करते हुए, जब जानवर जुगाली करता है तो जुगाली करते समय वहां मीथेन उसका बनता है और उस मीथेन के मिक्सचर के साथ ही झाग उत्पन्न होता है। तो जानवर का जुगाली करते समय, जानवर को जुगाली करते समय कोयला के खान में, कोयला के खान में होता तो बहुत जगह है, लेकिन एग्जाम में जब पूछता है तो ये 4 गो ऑप्शन जो है इसी में से कोई एगो मिलता है, और आसान आसान जगह पर भी होता है, बट ये टफेस्ट में से है, इसलिए हम आपको सिलेक्ट करके यहाँ से निकाल के लाए हैं। और भी कुछ जो सहसंयोजी के बारे में हम आपको बताते, संयोजिक यौगिक, इसके बारे में एक खास बात याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन है कि यह जो क्या करता है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, किसी और के साथ नहीं, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाता, कोई और के साथ ये क्या करता है, बंध नहीं बनाता है। अगर किसी और धातु या धातु रख देगा तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले उस ऑप्शन को काट लीजिएगा, एलिमिनेट करना सीखिए। अगला सवाल को देखिए 13 नंबर, 13 हो गया, 14 सवाल। डोबेन आयरन के बारे में हम आपको सवाल में इस वीडियो से पहले भी बता चुके हैं बहुत अच्छा से, और लगातार हम डोबेन आयरन या आवर्तसारणी के संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है बता रहे हैं। इसके पीछे वाला वीडियो को आप पूरा देखिए, 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन डाला हुआ है, आप देखिए जाकर, उसमें डोबेन आयरन को एकदम बेहतरीन तरीका से आवर्तसारणी को हम लोग ने क्या किया है, बताया है। चलो इसका हम एक बार फिर से देख लेते हैं। डोबेन आयरन के त्रिक की उपलब्धि क्या थी, तो हम बताए थे इसके पीछे वाले वीडियो में, देखिए कि इसका सबसे पहला उपलब्धि यही थी कि आवर्तसारणी को बनाने का सबसे पहला प्रयास उन्होंने किया था 1817 ईस्वी में। तो आप देखो, तत्वों के रंग का अध्ययन करने का पहला प्रयास क्या था, क्या परमाणु के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास, तत्वों के गुण धर्मों को द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। देखो अणुओं की परमाणुकता ये गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं किए थे। तत्वों के गुण धर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास कितना ही, डोबेन आयरन न तो द्रव्यमान के साथ जोड़े थे, न वो क्या बोलते हैं भार के साथ जोड़े थे। इन्होंने क्या किया था, पहला तत्व और अंतिम तत्व दोनों को लेकर उसका औसत निकाल के देखा कि तीसरे तत्व के बराबर आता है या नहीं आता है, बस इतना ही देखे थे। और 3 तत्व दिनांक का सरबराह, ये सब तत्व पर क्या किए, वो डाल कर देखे, तो 3 तत्व तक ये जो है लागू हुआ, उसके बाद लागू नहीं हुआ। तो कल बारात आए, तो बस यही 3 तत्व पे इम्प्लीमेंट हुआ इनका, उसके बाद बाकी जितना पर करने गए सब पे फेल हो गया। इसलिए इनके जो है आवर्तसारणी का जो सजाया हुआ था, उनको बाद में क्या किया गया, स्वीकार नहीं किया गया और गलत मान लिया गया। इन्होंने क्या किए थे, सबसे पहला प्रयास किए थे, ये इनका सबसे बड़ा उपलब्धि था कि ये सबसे पहले आवर्तसारणी के साथ छेड़छाड़ करना चालू किए कि तत्व को हम क्या करते हैं, सजाते हैं, ताकि आगे जो तत्व खोजो वो क्या कर सके, रख सके। ठीक है, और इसके बारे में बहुत चीज हम बता चुके हैं, आप पिछला वाला वीडियो में जाके देखिए, हम टोटली चीज बता चुके हैं। अगला सवाल को देखिए, दो माध्यम को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश। साथियों मेरे ये सवाल में इस प्रकार का एक फिगर भी है, इस प्रकार का एक फिगर भी है, जिसमें यहाँ आई है और यहाँ आर है, छूटा हुआ है। आपको पता है दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिया गया है, चित्र में दर्शाया गया है माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक। मेरे साथियों अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। हालांकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, और अपवर्तनांक का जो है डिफिनेशन होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। इस नियम को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, नियम को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। तो आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं कि इस नियम को स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। उसके बाद अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक
मात्रक विहीन है। चलिए एक बात और हम आपको बता दें कि अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक इस चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो चाल घट जाएगा, और चाल बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घट जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ सवाल देखते हैं। साइन आई के वैल्यू दिए हुए हैं और सवाल में कुछ गलतियां है। यहाँ है, यहाँ 30 डिग्री है, थोड़ा सा सुधार देते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा वेट करो, टाइप सही से नहीं हो पाया। यहाँ 30 डिग्री है और यहाँ 45 डिग्री है, शायद हाँ 45 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, इस जो है फॉर्मूला है इस पे रखते हैं, तो म्यू बराबर आपको निकल के आएगा, रखो ना भाई, साइन 30 बटा साइन 45। जब रखना चालू करोगे तो साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2, साइन 45 का 1/√। इसको हल करोगे तो आपको √2 आंसर आएगा। हल करके हम दिखा देते हैं, पहले तुम करो, करके लाओ। चलो हम कर देते हैं, हमें पता है कि तुझसे कितना करता है। √2 को ऊपर करो और 1 को क्या करो, नीचे करो। इसका मतलब सवाल में यहाँ 45 है। रुक जाओ, नहीं 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 सर, सवाल में यहाँ 45 है, सवाल में यहाँ 45 है क्योंकि इसका आंसर √2 है। इसको लिख सकते हैं ना √2 गुने √2, तो √2 गुने √2 लिखेंगे तो √2 से √2 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। यहाँ 45 है, सवाल में है, हम सवाल हमको याद है, यहाँ 45 है। ये 45 है और ये 30 है। इसको 45 कीजिए आप लोग और इसको क्या कीजिए, 30 कीजिए। अब सवाल को बनाइए। 45 का जो वैल्यू है, साइन 45 कीजिए इसको, साइन 45 बटा साइन, जब कीजिएगा तो ए आ जाएगा √2 और साइन 30 का वैल्यू है 1/2। अब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तब √2 आएगा और ये आंसर सही है जो सवाल दिया गया था उसके हिसाब से। 1/√2 और गुने 2/1, 1 से 1 काटोगे √2 क्या आप लिख सकते हो, √2 गुने √2। जब √2 से √2 काटोगे तो कितना बच जाएगा अपने पास, √2। तो सवाल का ये आपका जवाब है। ये सवाल सही है, ये फिगर था जो यहाँ टाइप नहीं हो चुका था। आप लोग थोड़ा सा क्या करो, इस फिगर को ड्रॉ करो और तब इस सवाल को जो है बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए टाइप करने के समय बहुत सारा चीज मिस्टेक भी हो जाता है। तो ये नहीं कि आपको हम 100% चीज जो है शुद्धता के साथ देंगे, टाइप बहुत करना पड़ता है। यहाँ लगातार क्लास चलते हैं तो कहीं ना कहीं टेक्निकल टीम के पास भी प्रेशर होता है, प्रेशर, गर्मी का भी मौसम है, बहुत सारे चीज को झेलता है वो। आपके लिए मेहनत हो रहा है, इतना बहुत बड़ी चीज है, ये बस समझ लीजिए। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल को हम लोग करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सवाल क्या है, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L है, मेरे साथियों ये L है, और प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार के 3 गुनी लंबाई और दुगने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार, यहाँ लिखिएगा तार, तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर है। सवाल का लेवल देख रहे हैं, पता चल रहा है आप लोगों का, देखो लेवल, देखो लेवल, अब बना सकते हैं, बनाइए तो, वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा, ठीक ना। तब तक हम बना लेते हैं, आप पॉज कीजिए ईमानदारी से। आप पहले बना के आंसर मारिए तो क्या मारते हैं आप, ईमानदारी से। चलिए हम बनाते हैं। किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L है, तो सबसे पहले का जो लंबाई है वो तो L है, लंबाई क्या है, L है, और प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध R है। अच्छा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ, अनुप्रस्थ, तो A होगा A, यानी आप जानते हो कि प्रतिरोध जो R होता है रो इंटू L/A होता है। ये बात जानते हैं नहीं जानते आप लोग, बहुत बार बताया है, ये बात आप लोग जानते होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सवाल को और आगे बोला, उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार का 3 गुना, तो अब लंबाई कितना गुना किया है, 3 गुना, तो 3L। उसके बाद गुनी लंबाई और दुगुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना किया है, 2। अब हम फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं, तो R बराबर क्या होगा, रो इंटू L, L के जगह पर क्या रखेंगे, 3L,
और ए के जगह पर क्या रखेंगे 2a। अब आप देखो तो 3/2 को क्या कर लो, बाहर निकाल लो, तो r बराबर हो जाएगा 3/2 इंटू रो इंटू एल बाई ए। और इस एल बाई ए को हम लोग तो प्रतिरोध बोले हैं, नहीं, तो अपना आंसर आ जाएगा 3/2 r। अपना आंसर क्या आ जाएगा 3/2 r। तो आंसर यहाँ रखा हुआ है बी में। बड़े आया समझ में बात है? यदि नया था वीडियो को क्या कीजिए, पीछे कीजिए और फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जब तक समझ में ना आएगा तब तक आगे मत बढ़िएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, आगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सवाल को ऑप्शन से पढ़िए तो, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। ठीक, ये बात तो सही है। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर है, ये भी सही है। एक चीज हम आपको बता देते हैं, कुछ बातें बता देते हैं, हालांकि इससे संबंधित वीडियो डाला हुआ है। लाइट चैप्टर में 5 वीडियो डाला हुआ है 25-25 क्वेश्चन का, जिसमें टोटल 127 क्वेश्चन है तकरीबन। उसमें इसका पूरी तरह से मरम्मत किए हैं। आप लोग एक बार जाइए उस 5 वीडियो को धीरे धीरे 1 2 3 4 करके 5 दिन में 5 वीडियो तो देख ही सकते हैं आप, देख लीजिए, आपको वहां से बहुत बेनिफिट मिलेगा। और टीचर का जो अभी बहाली आया है उसमें और ज्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि उसका सिलेबस 9th 10th पे ही बेस्ट होगा, ये बात जान लीजिए। अब आप थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश कीजिए, इसको समझिए कि क्या है। ये उत्तल लेंस है, ये क्या है, उत्तल लेंस है। यहाँ आपका एक फोकस है, यहाँ भी आपका क्या है, एक फोकस है, लेकिन ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है। और ये वस्तु अनंत पर रखा हुआ है। यहाँ भी फोकस 1 है, दूसरी फोकस है, और यहाँ भी फोकस दूसरा है, और बाकी चीज ये अनंत पर रखा हुआ है। किसी को दिक्कत? ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये ध्रुव है, ये क्या है, पोल है। जब कोई वस्तु को यहाँ से नापते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से नापते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ध्रुव से पहली फोकस तक की जो लंबाई है उसको बोलते हैं त्रिज्या यानी आर। और ध्रुव से दूसरी फोकस तक की जो लंबाई है, ध्रुव से दूसरी फोकस तक की जो लंबाई है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलते हैं 2r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r, फिर यहाँ से यहाँ तक r, तो टोटल कितना r 2r। तो देखिए तो पहली फोकस से दूसरी फोकस तक की लंबाई को दुगनी होती है, तो ये बात तो सही है, ये बात तो एकदम 100% सही है। दूसरा बोला है किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस। आपको एक बात बताते, कोई वस्तु को जब फोकस पर रखिएगा, फोकस पर रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे। और अनंत पे रखिएगा तो फोकस पे बनेगा। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखिएगा, वक्रता केंद्र पे रखिएगा, वक्रता केंद्र पे रखिएगा, तब जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र पे बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो ये भी बात सही है। कहाँ रखा था? किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है, तो फोकस पर रखा था तो अनंत पे बना था, तो ये भी बात सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। अपने क्या बोला है? सत्य है, तो 1 और 2 बढ़े आगे। बात समझ में आया आप लोगों को? और इससे संबंधित फैक्ट्स जो है हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, आप जाइए प्रीवियस वीडियो देखिए। एक ही वीडियो में, हर वीडियो में एक ही चीज का डिस्कशन करेंगे, आपका भी समय व्यर्थ जाएगा, है कि नहीं? तो समय सेव कीजिए और नए नए चीज जानने की कोशिश। आप जिज्ञासु है, नए नए चीज जानने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव बनेगा। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक होता है। देखिए चुंबक के बारे में हम आपको बता दें, ये है आपका चुंबक, इसमें 2 ध्रुव होता है, एक यहाँ और एक यहाँ, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। और जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दीजिएगा तो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या करेगा? अपना स्थिति शरण लेगा, ठीक है। और इसका जो चुंबकत्व होता है ये ध्रुव पर अधिक होता है। कहाँ? ध्रुव पर अधिकतम होता है। चुंबकत्व कहाँ होता है? ध्रुव पर अधिकतम होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? तो मिड में। कहाँ? मिड में। मिड में चुंबकत्व एकदम 0 होता है। मिड में चुंबकत्व क्या होता है? चुंबक अर्थात चुंबकत्व निम्न। क्या होता है? निम्न होता है।
अब सवाल को पढ़िए। अच्छा, चुंबक के बारे में दो चीज और बता देते हैं आपको। जब इसके अंदर कोई रेखा, बल रेखा इसके अंदर क्या होता है, इस गुजरता है, तो अगर बाहर से अंदर की ओर गुजरेगा, ठीक ना, अगर बाहर से अंदर की ओर गुजरता है तो उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरता है, मतलब उत्तर से जाएगा और दक्षिण से क्या करेगा, निकलेगा। लेकिन अगर चुंबक के अंदर गुजरेगा तो यही स्थिति उलट जाएगा, मतलब दक्षिण से जाएगा और उत्तर से क्या करेगा, निकल जाएगा। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा है, दक्षिण से इन करती है और उत्तर से आउट करती है, और बाहर से अगर बल रेखाएं जाएगी तो उत्तर से इन करेगी और दक्षिण में क्या करेगी, आउट करेगी। एक बात और, बल रेखाएं जो होता है, बल रेखाएं ये एक दूसरे के हमेशा समांतर होती है। ये क्या होती है, एक दूसरे के समांतर। दूसरा, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटता है, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटता है, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटता है और एक वृत्ताकार लूप बनाता है। अब ऑप्शन को पढ़िए, कुछ ना कुछ आंसर तक आप पहुंच जाइएगा। क्या बोला है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता हर चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होता है। सही बात है भाई, केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होता है, सही है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद बोला है चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती है, ये भी सही है। अच्छा, एक बात बताओ, केंद्र में सर्वाधिक नहीं होती है, ध्रुव पे सर्वाधिक होती है, ध्रुव पे सर्वाधिक होती है। तो मेरे समझ से ए ऑप्शन गलत है और ए दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन ए दोनों सही है, बाकी गलत है। ध्रुव पर अधिकतम होती है, ये बातें हमने आपको बताया है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो है मात्रक होता है टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। आगे बढ़ जाते हैं, एक टेस्ला बराबर होता है 10 के पावर 4 गॉस। एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। कितनी बातें इसमें है, आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल को देखिए, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी के लगभग क्या है। हम आपको थोड़ा देर पहले इस क्वेश्चन पे डील किए थे। एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर फोकस करता है। जब फोकस करेगा वो, तो लेंस और फोकस के बीच की दूरी जो है एफ होगा। क्या होगा, एफ होगा। थोड़ा देर पहले बताए थे ना इस क्वेश्चन पे, पिछला क्वेश्चन पे हम इसको बहुत अच्छा से बताए थे। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो होता है, यहाँ तक की दूरी को जो है ये पर्दा है, यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं, ये तो हो गया। इसको देखिए, क्या बोला है, नीचे दी गई तालिका पौधे और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाती है। कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है। पढ़िए, चलिए ना, क्वेश्चन है ना लेवल का क्वेश्चन। इत्मीनान से बैठिए, कुछ ना कुछ बेहतरीन मिलेगा। मेरा क्वेश्चन का लेवल कमजोर होगा ही नहीं, ये तो आप जानते हैं। और टीचर बहाली में जो क्वेश्चन सेट होगा वो बीपीएससी करेगा, टेंडर वो लिया है, और उसका भी क्वेश्चन का लेवल हल्का हो ही नहीं सकता है। तो आपको एकदम बेनिफिशियल है, सब पूरा बेनिफिशियल है साइंस के लिए। हम दावा ठोकते हैं, हम कहते हैं ना कि अगर सवाल बनेगा तो डिस्कशन और नहीं तो क्वेश्चन से बनेगा, बाहर सवाल नहीं जाएगा। आप 50-60 सेट कीजिए तो सही, 50 को सेट कीजिए। अगर एक सेट में 25 क्वेश्चन करते हैं तो 60 सेट में कितना करेगा, 25 छक्का कितना होता है, 150 और 100 यानी 1500 क्वेश्चन कीजिएगा। अब 1500 क्वेश्चन और उसका डिस्कशन अम्परा पार, सोचो कितना किताब खत्म हो जाएगा। नहीं, पूरा किताब यहाँ बोर्ड पर जो है ऑप्शन को पकड़ के खत्म करवा देंगे। सवाल को देखिए, बोला है कि पौधे में और प्राणी में क्या अंतर है। ये बोला है पौधे अचल रहते हैं, तो सही बात है, पौधे थोड़े ना चलता है, पौधा तो एक जगह स्थित होता है, तो पौधे अचल रहते हैं। भोजन, साथी और आश्रय की तलाश में भटकते हैं। प्राणी जो होता है वो भोजन, साथी और आश्रय की तलाश में भटकते हैं। जैसे हम लोग भी भोजन के तलाश में भटक रहे हैं, हमें आश्रय मिले इसके लिए भटक रहे हैं, साथी के
तो ये दोनों में अंतर है। अधिकांश मृत होते हैं, पौधे का जो है अधिकांश कोशिका मृत होता है, जबकि जंतु का अधिकांश कोशिका जो होता है वो जीवित होता है। ये सही बात है। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। पौधा तो खुद ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसको तो कम ऊर्जा ना लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, पौधा से ऊर्जा लेते हैं, इसको तो ज्यादा ना लगेगा जी। तो ये भी सही बात है। केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, पौधे का केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, नहीं, ये गलत बात है। पौधे का केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, ये सही है, लेकिन जानवर का टोटली हिस्सा बढ़ता है। ये बात क्या है, तो क्या बोला था, गलत कथन को दर्शाता है। तो चौथा स्टेटमेंट गलत कथन को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो। आया समझ में? रात में क्वेश्चन नहीं ना समझ में आया था, अब आ गया, बढ़े आगे। चलिए इस सवाल को देखिए, ये क्या सवाल है। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचित हुआ कहा जाता है। देखो, ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में हम आपको बता देते हैं, उसी से संबंधित सवाल है, आपको पकड़ा जाएगा। आप एक नया पेज ले लीजिए, क्योंकि पुराने पेज में काम नहीं चल। ये है ऑक्सीकरण, आराम आराम से सीखिए। ऑक्सीकरण, इसका एक और नाम है अवकारक, अवकारक, और नाम है उपचयन या उपचयन, ये सब इसका नाम है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इसमें सबसे पहला काम होता है ऑक्सीजन जुटता है। क्या करता है, ऑक्सीजन जुटता है। ऑक्सीजन क्या करता है, पहला बात। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तीसरा बात, यह सभी अधातु, सभी अधातु, सभी अधातु ऑक्सीकारक एजेंट का काम करता, ऑक्सीकारक एजेंट, एजेंट का कार्य करता। कुछ अपवाद भी है, कुछ अपवाद भी है, चार को तो होवे करता है अपवाद। अपवाद में आप देखिए कार्बन, ये सब नहीं करता है। आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन को ले लीजिए, ये भी नहीं करता है। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद फास्फोरस को ले लीजिए, फास्फोरस, ये भी नहीं करता है। ये सब ऑक्सीकरण एजेंट का काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक तो बातें समझ में आपको आया होगा। अवकारक के बारे में आपको बता दे, अवकरण, अवकरण, अवकरण में क्या होता है, इसका एक और नाम है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, या अवकरण है अपचायक, अपचायक, ये सब नाम है इसका, अलग अलग नाम है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, अच्छा हाइड्रोजन जुड़ता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। इसमें दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। और सभी धातु, सभी धातु अवकारक एजेंट का काम करता है, एजेंट का कार्य। इतनी बात ही तो ऑक्सीकरण अपकरण से है। अब हमको एक एग्जांपल देते हैं, इससे समझाते हैं, तो और भी ज्यादा जो है समझ में आपको आएगा। चलिए इसको लिखिएगा। देखिए, एक है सोडियम और एक है क्लोरीन। आपको पता है कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है, जबकि इसमें है 7 होता है, ए 2 4 6 1 7। ये क्या करेगा, इसको आके क्या करेगा, दे देगा। और देने वाला क्या होता है, धनात्मक, सोडियम क्या हो जाएगा, धनात्मक। लेने वाला क्या होता है, ऋणात्मक, तो लेने वाला क्या हो गया, ऋणात्मक। अब देखो गौर से, Na है, इस Cl को क्या किया था, दिया था। तो जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा, तो ऑक्सीकारक बताए है, ऑक्सीकारक। और जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो अवकारक, वो क्या,
कारक। इसका ये मतलब है कि ये जो Na है इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग, REING, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो Cl है इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये ऑक्सीकारक का काम करता है, रिडक्शन का कार्य करता है। एक चीज और आपको हम बता दें, कुछ ऐसा भी तत्व है, कुछ कुछ तत्व कुछ यौगिक यौगिक जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक, चलो ऐसे लिखो, H2 जो होता है H2O2 O3, H2O2 O3, फिर आपको होगा HNO3, HNO3, ये सब जो होता है अवकारक तथा ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों का कार्य करता है। क्या करता है? दोनों का कार्य करता है। एक चीज और आपको हम बता दें छोटा सा, ये कुछ नाम है, आप देखिए नाम क्या है, नाम 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 का बहुत ज्यादा जूम हो गया क्या? चलो इतना रख देते, नहीं दिखता है, साथे साथे लिखिए। हम बोले थे इसको कि स्क्रॉल करने वाला सिस्टम लाओ, तो नहीं लाता है, तो स्क्रॉल वाला सिस्टम लाता तो बहुत अच्छा से हो जाता। करे, चलिए इसका कुछ और भी है, जैसे K2 CR2O7, एक और है HNO3 नाइट्रस ऑक्साइड, KMNO3 जिसको पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं, पोटेशियम डाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, ये लाल दवा, ये सब जो होता है ये भी ऑक्सीकारक एजेंट है, ऑक्सीकारक एजेंट है, ऑक्सीकारक एजेंट है। ठीक है, तो अब आप सवाल को देखिए और सवाल में आंसर लगाइए, आपको आंसर मिलेगा। क्या है? यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित कहते हैं। ठीक है, तो है ऑक्सीजन का अगर त्याग करेगा, ऑक्सीजन का अगर त्याग करेगा, तो हम बताए थे ऑक्सीजन का त्याग करेगा तो ये क्या होगा? उपचयित होगा, अपचयित नहीं होगा, उपचयित होगा। तो ये गलत है, ये क्या है? गलत है। यहाँ उपचयित होता, क्या होता? उपचयित, उपचयित होता। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का ग्रहण करता है उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। ये तो सही है, हाइड्रोजन का ग्रहण करेगा तो अपचयित होगा। तो दोनों कथन सत्य है, ये गलत। कथन एक असत्य है, कथन दो सत्य है, ये सही। आगे बढ़ जाए, आप लोग लिखते चलिएगा साथ में ताकि परेशानी ना हो, क्योंकि बोर्ड का जो है स्क्रॉल करने का सिस्टम अभी फिलहाल नहीं है। अगला सवाल को देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। देखो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना कहलाता, CaOH2 के होल ट्वाइस, जैसे इसमें क्लोरीन मिलाएंगे तब ये हमको क्या दे देगा? CaOCl2 और प्लस में H2, ये बना के दे देगा। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसका एक और नाम है, देखो कैल्शियम, क्या पता ये दे दे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये जो है हेंसन क्लेवर विधि से बनाया जाता है। यह हेंसन क्लेवर विधि से निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम आपको बताया है कि नाला को साफ करने में, पानी को साफ करने में, किसी चीज को विरंजक करने में, रंग को उड़ाने में, सब में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। हालांकि बहुत सारे दवाई में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, इसको लगाइए, ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करते हैं? देखो मेरे साथी, बीजाणु से अगर कोई चीज उत्पादन होगा ना तो ये अलैंगिक विधि से हो सकता है, लैंगिक से तो नहीं होगा।
अलैंगिक विधि का उपयोग करें। इसका अलैंगिक विधि। और अलैंगिक विधि से जब बीज होगा तो अलैंगिक विधि में कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रकार है अलैंगिक विधि का। अलैंगिक विधि के प्रकार लिख लो। अलैंगिक, आयुष पानी लाओ तो ना ना, गर्मी। अलैंगिक विधि का प्रकार है। पानी पानी खत्म है। लेना हो तो। अलैंगिक विधि का प्रकार पहला क्या है? पहला प्रकार में आप देखिए, एक क्या है? मुकुलन। मुकुलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। बडिंग इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें हाइड्रा आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। ये सब जो होता है मुकुलन विधि से जो है टिश्यू कल्चर का काम करते हैं। दूसरा कायिक, कायिक परिवर्धन। इसके अंदर क्या होगा? कायिक परिवर्धन का मतलब होता है किसी चीज को कोई भी पेड़ पौधा को काटेंगे, वैसा पेड़ पौधा को जो लग जाए काट, उसकी टहनी को काटेंगे, टहनी को काट के उसमें गोबर, केमिकल, मिट्टी लगा के पॉलिथीन से बांध देंगे। बांधने के बाद कुछ दिन के बाद देखेंगे कि वहां जड़ उग गया, और वही ले जाके कहीं अलग क्या करेंगे? रोप देंगे, और वह पेड़ का निर्माण हो जाएगा। तो उसको कहेंगे कायिक परिवर्धन। ऐसे में आ जाता है अनार, अंगूर, नींबू, नींबू। आप और भी कुछ है क्या? ये सब, गुलाब, ये सब कायिक परिवर्तन में आता है। तीसरा आपका है तीसरा है क्या है? खंडन। खंडन में क्या करते हैं? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा में खंडन होता है। इलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, इसमें खंडन होता है। उसके बाद है चौथा विखंडन। विखंडन, प्लेनेरिया में विखंडन होता है। विखंडन। एक लास्ट बच रहा है पुनरुद्भवन, मतलब रीजनरेशन। रीजेनेरेशन, रीजनरेशन। इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें आपका हाइड्रा आ जाएगा। हाइड्रा, हाइड्रा भी पूर्ण रीजनरेशन होता है। तो ये सब इसमें आता है। यहाँ जवाब देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणु का उपयोग करते थे? यहाँ फॉर्म बीजाणु का उपयोग करते हैं। आम, अमीबा, ईस्ट ये सब नहीं करते हैं। अगला सवाल को देखो तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। ये सब पूछता है, सबसे ज्यादा तो ये पूछता है मुकुलन। आ रहे उतार रहे तो पानी पी लेंगे। बस एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एसी जो जनरेटर होता है वो विद्युत के चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे कार्य करता है आयरन। आयरन। और कौन काम करता है आयरन के साथ साथ? हीटर। और कौन करता है? सोल्डर। सोल्डर। और कौन करता है? तो और नहीं पता हमको, और भी करता होगा। विद्युत चुंबकीय पे करता है कौन कौन सा बताते हैं आपको? विद्युत चुंबकीय पे करता है विद्युत घंटी। विद्युत घंटी। और एसी जनरेटर के बारे में बता दें आपको कि एसी जनरेटर जो होता है, एसी जनरेटर यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है, जो हम आपको ऑप्शन में बता दिया है। एसी जनरेटर क्या होता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है एसी जनरेटर, ठीक ना। और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय में विद्युत घंटी हो गया आपको, और मिल जाएगा विद्युत घंटी हो गया। और थोड़ा थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, और भी है। आगे सवाल देखते हैं। आप लोग गूगल कीजिएगा तो मिलेगा आप लोगों को। इस सवाल को देखिए, ये भी सवाल बहुत केमिस्ट्री का बेहतरीन है। लाल गोभी के पत्ता जो, अच्छा इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन बी है, इसमें मैच कराना है। देखो हम बता देते हैं। प्याज और लौंग जो होता है एक घ्राण सूचक होता है। प्याज, लौंग, वेनिला, 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 प्याज, लौंग,
ये सब क्या करता है, अम्ल और क्षार का पहचान करता है, अम्ल और क्षार का पहचान करता है। तो अगर वेनिला प्याज लौंग होगा तो अम्ल कैसन होगा, गंध युक्त, मतलब इसमें गंध होगा। और अगर क्षार होगा तो ये होगा गंधहीन। क्या होगा, गंधहीन, ठीक ना। तो एक घरान सूचक है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या करता है, पहली बात कि मेथिल ऑरेंज जो है वो हम लोग खुद बनाते हैं, प्राकृतिक से बना हुआ नहीं मिलता है। तो प्राकृतिक तो लगाना गलत है, इसका मतलब ये है कि अम्ल क्षार सूचक तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। लाल गोभी के पत्ता, आप जानते हो कि गोभी क्या है, प्रकृति का दिया हुआ वरदान है पेड़ पौधे के रूप में। तो लाल गोभी के पत्ता जो होता है ये प्राकृतिक अम्ल क्षारक है। आपको एक चीज और बता दे, ये अम्ल है और ये क्षार है, ठीक ना। तो अम्ल से क्षार का अगर बारे में पता करना है तो याद रखिएगा अनिल। अनिल, अम्ल जो होता है, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल क्या करता है, अम्ल नीला को लाल करता है। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है। और अगर लिखना है छालनी, छालनी, तो छालनी क्या करता है, क्षार को क्षार क्षार नीला को लाल को नीला करता है, लाल को क्या करता है, नीला करता है। चलिए इस पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ समाप्त और सेट 4 भी हो गया खत्म। अगला सेट 5 है जो कल आएगा। और आप लोग जो है पूरे की पूरी वीडियो देखिए, रास्ते से छोड़ के नहीं जाइए। और सबसे लास्ट बात जो हम बताना चाहेंगे, एक दिन में सफलता नहीं मिलता है। ये वीडियो आप पढ़ लीजिएगा, सोचिएगा इससे तो नौकरी हो जाएगा, तो सोचते रहिए, आपका जिसका होना होगा वो हो ही जाएगा। तो हम एक बार फिर लास्ट करते हैं कि एक दिन में तो सफलता नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हर दिन प्रयास करोगे तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आया समझ में आपको, एक दिन में सफल कोई नहीं हो सकता है। और भटक भटक के मत पढ़ो, नहीं तो भटकते रह जाओगे। कोई एक यूट्यूब धरो, चाहे कोई एक ऑफलाइन बैच धरो, या कोई किताब लेके बैठ जाइए और 8 घंटा चुत्तर दबा के बैठ रहिए और आज पढ़ लीजिए, पूरे 40 साल आप नौकरी का मजा लीजिएगा। आया समझ में, पैसा भी आएगा, एंजॉय भी करोगे, और नौकरी होता है तो समाज में क्या मिलता है ये आपसे बढ़िया कौन जानता होगा, क्योंकि अब तो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है आपको। तो कोशिश कीजिए आप 8 घंटा जो है रूम बंद करने का। सोच लीजिए कि मेरी जिंदगी जो है पृथ्वी पर नहीं है, हम चांद पे जी रहे हैं। जक्कर जक्कर नंबर मोबाइल नंबर रखले है मोबाइल में, जितना जल्दी हो सके ब्लॉक करो। कह दो कि नौकरी के बाद तोरा से अच्छा। बात समझ में आ रहा है, नौकरी के बाद तोरा से अच्छा। उसको एक साथ तो बोलो ना खाली कि नौकरी हो जाए ना ओकरा बाद, अभी रहने दो, इस चक्कर छोड़ दो और पढ़ाई पर ध्यान दो। बुझ गलो। तो ये लास्ट था आपका, ये आप कीजिए आप लोग। अब सेट 5 कल आ जाएगा और कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड भी है जो हम ला रहे हैं। सुबह और शाम दोनों वीडियो मेरा आएगा, हर दिन आएगा। आप लोग क्या कीजिए, यूट्यूब चैनल पर हमारे संस्था पे आइए, प्रतिभा फाउंडेशन पे, और एक बार भटक के जरूर खोज लीजिए, कोई ना कोई वीडियो डलाता है हर दिन। हर दिन 2-3 वीडियो अपलोड हो रहा है, खोजते रहिए। लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि अब हम फ्री शिक्षा देने आपके लिए उतर गए हैं। ठीक है, मिलेंगे अगला वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और पढ़ाई करो 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, अगर होता है तो 12 घंटा भी करो, कोशिश करो 12 घंटा पुराने का, ठीक ना। लेकिन उठना मत, समझा।